नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में मदरसों के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सर्वे में अकेले यूपी के सहारनपुर में अब तक 360 मदरसे अवैध पाए गए हैं, जबकि पूरे यूपी में अब तक करीब 7,500 मदरसे अवैध होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। इनमें भारत के सबसे बड़े मदरसों में से एक देवबंद का दारुल उलूम भी शामिल है। देवबंद का दारुल उलूम मदरसा लगभग 156 साल पुराना है और ये सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, क्या दारुल उलूम जैसे और भी मदरसे का नाम सामने आएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि क्या दारुल उलूम पर ताला लगेगा जी। ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने बताया कि दारुल उलूम भी सोसाइटी एक्ट के तहत तो है, लेकिन मदरसा बोर्ड के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी एक्ट के तहत इसने रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद जो दारुल उलूम देवबंद के नाम से संस्थान चलाता है वो एजुकेशन सेक्टर में अपना काम करना शुरू किया। लेकिन अगर वो एजुकेशन दे रहा है, यानी कि धार्मिक और दूसरे स्तर पर वैज्ञानिक शिक्षा भी, जो दावा करता है कि दो तरह की शिक्षाओं के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं और हम उसके लिए शिक्षा देते हैं, लेकिन अगर आप शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं तो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो या फिर ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो, आपकी सोसाइटी अलग है और इसके स्तर पर आपका शिक्षण संस्थान अलग है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें कि कोई एक एनजीओ स्कूल चला रहा है और वो एनजीओ अगर स्कूल चलाता है तो वो प्राइवेट स्कूल खोलेगा और वो प्राइवेट स्कूल में एनसीईआरटी के पढ़ाई करवा सकता है, किसी बोर्ड के तहत वो शिक्षा दे सकता है, लेकिन वो अपने आप में वो एनजीओ के तहत स्कूल चलाने के लिए भी उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन उन्हें करवाना पड़ेगा। कहीं न कहीं से किसी न किसी से अफिलिएशन लेना पड़ेगा, चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड हो या आईसीआईसीआई का हो या फिर दूसरे स्तर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, जो भी जिस स्टेट में काम कर रहा है स्टेट बोर्ड के अंतर्गत वो रजिस्ट्रेशन करवाया हो, अफिलिएशन लिया हुआ हो। कहीं न कहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि हम एक शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं जो दारुल उलूम नहीं कर रहा है। उसका रजिस्ट्रेशन न तो मदरसा बोर्ड के तहत है और न ही उत्तर प्रदेश सरकार के जो बोर्ड हैं, एजुकेशन बोर्ड, उसके तहत रजिस्ट्रेशन है। तो वो एक सोसाइटी के तहत काम करने वाला है, यानी कि एक ट्रस्ट है, एनजीओ है। अब एनजीओ का काम क्या है और उसमें वो काम क्या कर रहा है, ये बड़े स्तर पर जांच का विषय होगा, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ दारुल उलूम देवबंद का नहीं है जो सहारनपुर में है। मामला अब ये है कि इसके तहत, जैसा कि वो खुद भी दारुल उलूम ने कहा है, अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो 4500 के करीब मदरसे चलवा रहा है। वो सरकार से कोई अनुदान नहीं लेता है। जो दारुल उलूम के तहत चलाए जा रहे मदरसे हैं, अगर दारुल उलूम के ऊपर ही ताला लग गया तो वो 4500 मदरसे भी खत्म हो जाएंगे। तो सवाल ये नहीं है कि आप सरकार से सुविधाएं क्या ले रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि आपका फंड जनता के पैसों से आ रहा है, यानी ज़कात से, चंदा से आप चला रहे हैं। सवाल ये है कि आप जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या सरकार की नज़र उस पर नहीं रहनी चाहिए? क्या सरकार के मानदंडों का पालन करना आपका काम नहीं है? तो अब मदरसों का जो सर्वे किया गया, तो जब मदरसा बोर्ड के तहत वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उस एक्ट के तहत है ही नहीं, तो फिर उसका सर्वे रिपोर्ट कैसे सामने आया? मदरसा सर्वे करने वाली टीम देवबंद में क्यों गई और वहाँ पर जब जाने के बाद जब इंक्वायरी किया गया तो उसमें जो 12 बिंदुएं थे, उसमें से लास्ट तो 12वीं तो अलग बात है, क्योंकि सर्वे टीम को अपनी पहचान देनी होती है कि उनका क्या है, किसने सर्वे किया। लेकिन 11 बिंदु जो निर्धारित किए गए हैं, उन 11 बिंदुओं में
ये भी है कि आपका रजिस्ट्रेशन किस आधार पर हुआ है, आपके पैसे कहाँ से आते हैं, ये सारे स्थितियां उसमें है। आप किस तरह की शिक्षा देते हैं, कौन से बोर्ड से आपका रजिस्ट्रेशन है, बच्चों को धार्मिक शिक्षा के अलावा भी साइंटिफिक एजुकेशन दिया जाता है कि नहीं, हॉस्टल की कैसी व्यवस्था है, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, आप बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, टीचर का क्वालिफिकेशन क्या है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दारुल उलूम जैसे संस्थान को सरकारी मदद चाहिए या नहीं चाहिए, सवाल ये है कि आप किस आधार पर शिक्षा दे रहे हैं, आपके पास अधिकार क्या है एक शैक्षणिक संस्थान चलाने का। ट्रस्ट हो सकता है, एनजीओ आप बना सकते हैं, सामाजिक काम कर सकते हैं, लेकिन आप कोई कोचिंग ट्यूशन सेंटर नहीं खोले हुए हैं। आप खोले हुए हैं एक ऐसे संस्था मदरसा जहां आप बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं पास होने का। वो 10वीं के पैरेलल होते हैं कि 10वीं बोर्ड जैसे पर हम लोग परीक्षा देते हैं, पास होते हैं, उसी तरीके का वो सर्टिफिकेट इशू करता है। तो सर्टिफिकेट इशू क्या देव बंद करेगा? उसके लिए तो आपको कहीं न कहीं से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन होता है मदरसों का मदरसा बोर्ड के तहत, लेकिन मदरसा बोर्ड से इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो उसके बाद अब जितना भी चिल्ला ले चीख ले, आगे बारी आने वाली है इसकी, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां पाई गई है। अब इसके साथ 4500 मदरसे जो इसके अंतर्गत चलाए जाते हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे जब देवबंद के ऊपर ताला लगेगा, क्योंकि ये अभी तक ये जितने भी तर्क दिए जा रहे हैं, जो ये लोग बोल रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं है। पहला तर्क इनका क्या है कि हम तो सरकार के स्तर पर पैसा ही नहीं लेते हैं, कोई अनुदान ही नहीं लेते। कोई बात नहीं है, आप सरकार से अनुदान नहीं लेते हो, इसका मतलब आपको इंटरनेशनल एक्टिविटी में शामिल होने का अधिकार हो गया। ऐसा तो नहीं होता है कि एक हम संस्थान खोलें और उसमें कहें कि सरकार से मुझे कोई सहायता की जरूरत नहीं है, हम बाहर से पैसे इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन हम बाहर से पैसे इकट्ठा करके यहाँ पर ऐसे लोगों की ट्रेनिंग देंगे जो देश विरोधी काम कर सके, तो क्या सरकार उसके ऊपर नजर नहीं डालेगी? आप सरकार से पैसा लेना नहीं चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर सरकार से अनुदान लेंगे तो सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर सरकार से पैसे लेंगे तो सरकार हर साल एक टीम भेजेगी कि उन पैसों का कैसा उपयोग किया जा रहा है। आप सरकार के रडार पे रहेंगे। अभी तक चाहे कांग्रेस की सरकार हो, मायावती की सरकार हो, या फिर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, अभी तक ये लोग इसी तरीके से बचे रहे। इससे पहले भाजपा की भी सरकार बनी थी, लेकिन उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। ये लोग इसी तरीके से बचे रहे कि सरकार से तो हम कुछ ले ही नहीं रहे। लेकिन सरकार से नहीं ले रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम सरकार से छुपा रहे हो। इसीलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि तुम्हें आवश्यकता नहीं है, यह बात नहीं है। तुम इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि अगर हम सरकार से पैसे लेंगे तो जांच के दायरे में आ जाएंगे, रडार में आ जाएंगे और कभी भी हमारे ऊपर छापे पड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बार बार इस बात के लिए कहता है कि हम जकात के पैसे से संस्था चलाते हैं। अब जकात का पैसा जो जकात लोग देते हैं, तो किस तरीके के जकात के पैसे से तुम चलाते हो, देश के अंदर के या विदेशों से? ये दो तरह की बातें हैं कि अगर सामान्य तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां भी इसी तरीके का काम करती है कि हमारा सबसे ज़्यादा फंड जो आता है वो पैसा आता है लोगों के चंदे से, 10 रुपया 20 रुपया मेंबरशिप अभियान में जो देते हैं वो, क्योंकि उसे इसका हिसाब नहीं देना होता है। आप 50 लाख लोगों से 500 करोड़ रुपए इकट्ठे किए तो 50 लाख लोगों का रिकॉर्ड नहीं दे सकते। अगर किसी बिजनेसमैन ने, किसी कंपनी ने आपको 5 करोड़ रुपए दिए तो वो दर्ज किया जाएगा कि इसने इतना चंदा दिया। तो पॉलिटिकल पार्टियों को इसी तरीके से चुनाव आयोग ने धीरे धीरे कहा कि भाई ट्रांसपेरेंट बनो और अपने चंदे की रकम बताओ। तो उसी तरीके से इस तरह के मदरसे जो हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, अब दारुल उलूम यही बात कहेगा कि हम जकात के पैसे से चला रहे हैं। तो जकात के पैसे में आपको बताना पड़ेगा कि सामान्य तरीके के लोग जो लाख, 2 लाख, 10,000, 5,000, 200, 100 रुपये चंदे देते हैं, जिसकी जितनी इनकम होगी उसके अनुसार जकात देंगे, तो वो पैसे से चला रहे हो या फिर
ये करोड़ों रुपए की जो फंडिंग तुम्हारी होती है वो किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ज़कात के पैसे से चला रहे हो। अब तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, उस पैसे के ज़कात के पैसे के नाम पर उसका घाल-मेल करने के लिए जो जांच होगी वो तभी होगी जब सरकार के यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, सरकार की नज़र होगी उसके ऊपर। तो ये तो दोनों काम जो है, सरकार का अनुदान न लेना और ज़कात के पैसे से चलाना, दोनों तरह की एक्टिविटी इन लोगों की है जो सच्चाई छुपाने के लिए है। सच्चाई तो यही है कि देवबंद से आतंक पाठशाला चलता है। देवबंद से जो 4500 मदरसे जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं, वो 4500 मदरसों में वही किताबें पढ़ाई जाती है जिसके बारे में कई इस्लामिक स्कॉलर जो हैं, जो पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, वो बार बार कहते हैं कि देवबंद की किताबों में हिंदुओं को काफिर कहा जाता है, देवबंद की किताबों में जिहाद पढ़ाया जाता है। इसके जो तरीके हैं उस पर सवाल उठाया जा चुका है। तो अब ये समय तो आ गया कि देवबंद भी फंस चुका है। अब जितना चीख ले चिल्ला ले, जवाब तो देना पड़ेगा कि क्या सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा के एक शिक्षण संस्थान जब चला रहे हो तो आपको किसी भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड से आपको एफिलिएशन की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी। ये तो ज़रूरी है कि आप प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी चला रहे हो, तो कॉलेज चला रहे हो, कॉलेज बनाते हैं, इतने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, नोएडा आसपास में सैकड़ों यूनिवर्सिटी कॉलेजेज हैं। तो क्या वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेज के पास इतनी फ्रीडम है कि वो यूजीसी से रजिस्ट्रेशन न करवाएं, एप्लीकेशन न लें? वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी से संचालित होते हैं। ऐसे नहीं चला सकते कि अपनी मन मर्जी से हम एक चला रहे हैं। तो देवबंद के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप किस बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं। आप सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होके शिक्षण संस्थान नहीं चला सकते। तो ये सवाल उठा है और इस सवाल के आधार पर ही देवबंद में ताला लगने वाला है। राजीव जी, अगर दारुल उलूम में ताला लग गया तो क्या इस्लामिक संगठन कुछ तमाशा खड़ा करेंगे? देखिए, ये तमाशा तो खड़ा करेंगे। ये तमाशा तो पहले भी खड़ा किए थे जब सर्वे का अनाउंस किया गया था। सरकार ने कहा कि सबका सर्वे कराया जाएगा, तो यही दारुल उलूम से ही आवाज़ उठी थी। पहली बार तो ये बैकफुट पर आ गए। तो पहले इन्होंने कहा कि किसी तरह के सर्वे कराने से हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होगी जबकि इन सर्वे को गलत तरीके से पेश किया जाएगा। इन लोगों ने पहले कहा हम कोई गलत नहीं करते हैं इसलिए सर्वे करा लो। जब सर्वे का काम शुरू हुआ और रिपोर्ट्स आने शुरू हुए कि हर डिस्ट्रिक्ट में 300, 500, 2000, 1000 ऐसे मदरसे चल रहे हैं जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने बौखलाना शुरू किया और फिर योगी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया। लेकिन जब खुद ही फंस गया तो उसके बाद बोले क्या, उसके पहले वो तर्क देना शुरू किया। तो हम सरकारी सहायता की हमें ज़रूरत नहीं है। सरकारी सहायता की ज़रूरत अगर नहीं है, आपको नहीं है, हमें नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कोई भी ऐसा काम करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसमें संविधान, देश, कानून का कोई लिहाज न रखा जाए। सरकारी सहायता का मतलब होता है कि तुम इस देश में रह रहे हो, इस देश की सरजमीन पे काम कर रहे हो, तो सरकार के अंतर्गत तुम हो, तुम्हें सरकार वही सहायता दे रही है। ज़मीन मुहैया कराने के लिए अगर तुम खरीद के भी ले रहे हो तो ज़मीन वो सरकार की है, कभी भी उसे वापस ले सकती है। इसीलिए ज़मीन की मालगुजारी दी जाती है। आप एक ट्रस्टी हो, सरकार का कब्जा है उस पर और आप उसके लिए सरकार को रेंट देते हो। ये मिनिमम ही सही, लेकिन आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप सरकारी सहायता लो ना लो, ताला तो अब लगना ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो मदरसा सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दारुल उलूम देवबंद का रजिस्ट्रेशन यूपी मदरसा बोर्ड में नहीं है। सर्वे कराने के विरोध में दारुल उलूम देवबंद में यूपी के मदरसों का सम्मेलन हुआ था। इसमें मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि मदरसों का सर्वे कराना सरकार का अधिकार है। मदरसों के अंदर कोई अवैध गतिविधि नहीं होती, ये पता करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सर्वे के दौरान जब पता चला कि देवबंद का दारुल उलूम भी अवैध है, तो विरोधियों के
पसीने छूटने शुरू हो गए। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में इतना ही। कल एक बार फिर एक अहम किस्से के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।